बुक से अभी लेसन नंबर 3 शुरू करने वाले हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स एंड द 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम। तो थोड़ा टफ जाता है फ्रैक्शन करने के लिए, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि फ्रैक्शनल नंबर्स क्या होते हैं। फ्रैक्शनल नंबर्स, तो फ्रैक्शनल नंबर्स इट मींस फ्रैक्शन अगर की बात करें, फ्रैक्शन की बात करें तो ऐसे नंबर जो p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर p और q जो है वो एक नंबर होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे, है ना। और ये जो टर्म होता है p बाई क्यू में, ये जो q है वो जीरो नहीं रहना चाहिए, जीरो नहीं रहना चाहिए, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये कैसे होता है, जैसे कि कोई नंबर ले लो p और q के जगह पे क्या लेंगे, 3/5, ये फ्रैक्शन हो गया। 3/4 ले लो, है ना, और भी ले सकते हैं, जैसे 7/3 है ना, ये फ्रैक्शन हो गया। तो ऐसे नंबर जिसको p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर है ना नंबर्स लिखे हैं ऐसे डिवीजन फॉर्म में लिखे हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शंस। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। अब ये जो फ्रैक्शन है, इन फ्रैक्शन को हम लोगों को इसके फंडामेंटल ऑपरेशंस करने फॉर, इसका मतलब क्या है कि फंडामेंटल ऑपरेशन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है। तो ये जो नंबर है इनके एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, डिवीजन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है इस टॉपिक की, इस चैप्टर के अंदर। ठीक है ना। तो एक बात ध्यान में रखना, p बाई क्यू फॉर्म में लिखने वाले नंबर को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। मतलब p और q के जगह पे हमको कोई नेचुरल नंबर्स मिलेंगे 1 से लेके आगे तक, जहाँ पे q जो है मतलब नीचे का जो नंबर है वो जीरो नहीं रहना चाहिए। मतलब अगर मैं 3/0 लिखूं तो ये फ्रैक्शन नहीं होगा, ये गलत होगा, है ना, ऐसा फ्रैक्शन नहीं होता, इस फ्रैक्शन का कैलकुलेशन भी नहीं होगा अगर ये होता है। समझ में आ रहा है। तो हमको क्या करना है, हमको जो ऐसे नंबर है इनके हमको ऑपरेशंस करने, इनके ऊपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक, अब देखते हैं हम लोग कोई भी दो फ्रैक्शन लेते हैं। अच्छा, एक और चीज है, वो आगे में हम लोग वैसे जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं इस फ्रैक्शन की बात करूंगा। इस फ्रैक्शन के लिए हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, जो इसका जो इसका न्यूमरेटर है, मतलब ऊपर की जो वैल्यू है ये वैल्यू बड़ी है, और छोटे नीचे की वैल्यू है ना, नीचे की वैल्यू जो है वो छोटी है। तो जब भी ऐसा कोई फ्रैक्शन आता है तो इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन कर सकते हैं, है ना। ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, इस 7 को क्या करेंगे, जो भी नीचे में नंबर दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, तो 3 2 6 हो जाता है, और 7 - 6 = 1। तो जो भी आंसर आएगा हमारा क्वेश्चन में उसको हम लोग सामने लिखेंगे, है ना। जो भी हमारा रिमाइंडर में बच गया वो 1 ऊपर लिखेंगे, और जिससे डिवाइड किया था 3 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो इस ऐसे टर्म को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं, और इस तरीके से डिवीजन करके बना सकते हैं। ठीक है, चलो अभी हम लोग देखते हैं इसके ऊपर जो भी ऑपरेशन है वो कैसे करेंगे। अब एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, एग्जाम्पल 3/4 + 2/3, है ना। इसको 3/4 या 3/4 भी बोल सकते हैं, है ना। बीच में प्लस है, इसका मतलब प्लस ऑपरेशन है, यहाँ पे एडिशन ऑपरेशन है। तो हम लोग अगर एडिशन कर रहे हैं इनका, तो इसकी दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, जैसे कि मैं क्या करूंगा, ये जो ऊपर में 3 दिया हुआ है इस 3 के साथ इस 3 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा, बीच में साइन प्लस का रहेगा। फिर ये जो 2 ऊपर में दिया हुआ है उसके साथ इस 4 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा, और डिवाइड करने के बाद नीचे में जो भी टर्म दिखी हुई है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगा। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, देखो ये जो ऊपर में 3 है उस 3 के साथ इस 3 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। बीच में जो साइन है वो साइन लगेगा, और यहाँ पे जो 2 है उस 2 के साथ 4 का मल्टीप्लिकेशन होगा, और फिर डिवाइड करने के बाद नीचे डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, समझे। अभी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 3 9 3 3 9, और यहाँ पे 4 2 8, 4 3 12, है ना। इन दोनों का प्लस करो, क्या होगा, 17/12। तो ये हो जाएगा इस एडिशन का आंसर। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन का। और एक स्टेप है इसकी, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3/4 + 2/3, है ना,
इसको हमको सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे नीचे में जो नंबर दिया हुआ होता है उसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं, मतलब ऐसा नंबर निकालते हैं जो इन दोनों के भी टेबल में आए। तो वो एलसीएम निकालना मैंने तुमको पहले भी सिखाया हुआ है, कैसे निकालते हैं। ये 4 लिख दिया, उसके बाद इस 3 को लिख दिया। अब इसमें ये देखना है कि कॉमन कौन सा नंबर है, मतलब कौन से नंबर से इसको डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड होता है 4 को, तो मैं लिखूंगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। लेकिन 3 को नहीं होता तो 3 को एज इट इज लिखूंगा। अब लिखूंगा यहाँ पे फिर से 2 को, 2 1 जा 2, 3 को नहीं होता। अब 3 को डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, है ना। यहाँ पे जो 1 था वो आगे आएगा। अब यहाँ पे जो भी नंबर है उस नंबर जो भी नंबर आए उसको मल्टीप्लाई कर दिए प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर जो भी आए इसके, है ना, फैक्टराइजेशन में, वो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और यहाँ पे 6 2 जा 12। तो हमको इन दोनों का मतलब ये 12 तो एलसीएम रहेगा इसका। इसका मतलब ये होता है कि 4 और 3 के टेबल में दोनों भी टेबल में 12 आता है, दोनों भी टेबल में 12 आता है। ये हमको पता चलता है इस मेथड के हिसाब से, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पे अगर 4 के टेबल में 12 आता है तो देखना पड़ेगा कौन से नंबर पे आता है। तो 4 3 जा 12 होता है, इसलिए मैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा। अब फ्रैक्शन का ये रूल होता है कि अगर कोई नंबर से तुम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसी नंबर से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब यहाँ पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस करेंगे। अब हमको पता है डिनोमिनेटर में हमको क्या चाहिए, 12 चाहिए। 4 3 जा 12 होता है तो 3 4 जा 12 होगा। तो 3 4 जा 12 हो रहा है। अगर डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। न्यूमरेटर मतलब ऊपर की संख्या, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे 3 3 जा 9 हो जाएगा, 4 3 जा 12 प्लस 4 2 जा 8 हो जाएगा और 3 4 जा 12। जब नीचे डिनोमिनेटर में दोनों भी वैल्यू सेम हो तो उसको कॉमन लिया जाता है। उसको क्या लिया जाता है, कॉमन। और ऊपर वाले जो भी टर्म है उसको प्लस किया जाता है। तो ऊपर में 9 + 8 है तो उसको 17 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हमको सेम आंसर मिलता है। इस तरीके से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं एडिशन को, ठीक है। दोनों में से जो भी टर्म अच्छी लगे, जो भी टर्म तुमको आ जाए, आसान लगे, वो तुम टर्म हमको सॉल्व करनी है, ठीक है। उस टर्म को अप्लाई करना है। अब जैसे एडिशन हम लोग देखा था एडिशन, वैसे ही सेम एग्जांपल का हम लोग सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं, एग्जांपल सेम ही लेंगे, है ना। 3/4 - 2/3। अब यहाँ पे भी सेम तरीके हैं, सही सेम तरीका है जैसे एडिशन किया था वैसे सब्ट्रैक्शन करना है। दोनों मेथड से हम लोग यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन या फिर फ्रैक्शन का जो भी सब्ट्रैक्शन है वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्या करूँगा, ये जो ऊपर में 3 था उस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, और यहाँ पे माइनस होगा, साइन बीच में माइनस है तो माइनस आएगा। अब इस 2 का मल्टीप्लिकेशन ये जो 4 है उसके साथ होगा, अपॉन करूंगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा। मतलब नीचे में 4 × 3 करेंगे, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, देखो ऊपर में जो नंबर है उस नंबर को यहाँ पे जो नीचे नंबर है उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, साइन एज इट इज रहेगा। फिर यहाँ पे जो 2 नंबर था उसका मल्टीप्लिकेशन 4 का होगा और अपॉन में 4 × 3 लिखेंगे, ठीक है। अभी कैलकुलेट करते हैं। 3 3 जा 9 माइनस 4 2 जा 8 अपॉन 4 3 जा 12। अब क्या होगा, 9 - 8 इज 1, 1/12 हमारा आंसर होगा इसके सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। और एक बात है कि अगर इसके लिए हम लोग दूसरी मतलब जैसे हम लोगों ने एलसीएम निकालने के एडिशन किया था तो अभी हम लोग सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 3/4 - 2/3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम कैसे निकालोगे, ऑब्वियसली क्या है, 4 और 3 का एलसीएम 12 आता है ना। तो हमको इतना पता है डिनोमिनेटर के 4 में और यहाँ पे 3 में, दोनों भी 4 के टेबल में भी 12 आता है और 3 के टेबल में भी 12 आता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा क्योंकि 4 3 जा 12 आएगा। तो यहाँ पे 3 से किया इसलिए ऊपर में भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। यहाँ पे 3 से हुआ इसलिए ऊपर भी 3 से ही मल्टीप्लाई होगा, सेम, है ना। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आया 3 यहाँ से, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो ऊपर भी जो भी नंबर है उसके साथ भी 4 से ही मल्टीप्लाई हुआ। ऊपर में कोई भी नंबर आए चल जाता है, लेकिन नीचे में जो रिक्वायर्ड नंबर चाहिए, है ना, कॉमन नंबर चाहिए, वो हमारा आना चाहिए जो भी एलसीएम में आया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12,
माइनस करें, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ठीक है। अब यहाँ पे जो 12 है वो तो कॉमन रह जाएगा और ऊपर में जो भी साइन के साथ हम लोग 9 - 8 लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, 9 - 8 इज 1 और डिनोमिनेटर में 12 आया, तो देखो हमारा आंसर इस मेथड से भी सेम ही आ रहा है, ठीक। तो हमको एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए दो मेथड, ये हम लोग दो मेथड यूज कर सकते हैं। हाँ एक बात और है, हाँ बोलो। कौन सा, क्रॉस वाला, ये वाला, ये वाला? वो ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों का करना है, ये दोनों का। पहले ऐसे वाला मल्टीप्लिकेशन मतलब इस 3 के साथ इसका होगा, फिर ऊपर में माइनस लगा के इस 2 के साथ इस 4 का होगा, और फिर नीचे में इस 4 का 3 के साथ होगा। हर जगह पे सेम ही करना है। यहाँ पे भी देखो कैसे किया था कि ये 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, प्लस फिर 4 का 2 के साथ ऊपर हुआ, और नीचे में 4 और 3 का मल्टीप्लाई हुआ था, ठीक है। तो सेम करना होता है, ठीक है ना। चलो समझा सबको। चलो अभी यहाँ पे एक और चीज बता रहा हूँ कि जैसे कि कोई पहले से ही ये दिया हुआ है पहले, हाँ पारस भाई, कहाँ पे? यहाँ पे 7 आएगा पारस। 9 - 8 क्या होता है? 1, तो 1 ही आएगा, है ना। हाँ 1 ही आएगा। सो अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जैसे कि कोई नंबर है जिस नंबर में ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम रहता है, जैसे कि यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 21/24, है ना, माइनस दिया है 20/24, है ना, ये नंबर दिया हुआ है। अब इसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 24 दिया हुआ है कॉमन डिनोमिनेटर। सो इस 24 को कॉमन ले लो, और ऊपर में जो भी नंबर दिए हुए है उसका कैलकुलेशन करना है, 20 - 20, 21 - 20। सो यहाँ पे आ जाएगा 21 - 20 इज 1, और डिनोमिनेटर में 24 है, तो एज इट इज लिख दो, समझे। तो जब कोई ऐसा एग्जांपल है जिनका ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है, तो हमको ये डायरेक्ट आंसर निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा अब ये जो टर्म है इसमें एडिशन पे भी कर सकते हैं, जैसे कि यही एग्जांपल अगर हम एडिशन में ले, तो एडिशन में एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्लस करेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा देखो, 24 तो एज इट इज रहेगा कॉमन है, और ऊपर में जो नंबर है 21 + 20, इन दोनों का प्लस हो जाएगा, तो 1 + 0 इज 1, और 2 + 2 4, 41/24, है ना। ऐसा इसका आंसर हो जाता है। अब हमको इतना पता है ना कि ऊपर में 41 है और डिनोमिनेटर में 24, तो इसका हम लोग मिक्स फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। वो आगे में जब भी एग्जांपल ऐसे आए तो मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग आंसर लिख लेंगे, ठीक है। हाँ तो चलो अभी ये तो हो गया एडिशन सब्ट्रैक्शन, क्लियर है सब। एडिशन आ जाएगा तुमको अच्छे से, सब्ट्रैक्शन आ जाएगा सबको, सबको आएगा, पार्ट आ जाएगा। चलो अभी हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखते हैं, ठीक है। इस लेसन में हमको अभी फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन देखना है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे परफॉर्म होता है। तो देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से बहुत इजी मल्टीप्लिकेशन होता है फ्रैक्शन का। कैसे, अगर कोई क्वेश्चन ले हम लोग, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोगों ने क्वेश्चन ले लिया 5/9 मल्टीप्लाई बाय 3/20, ये क्वेश्चन है हमारे पास, है ना। तो एक बात ध्यान में रखना, डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन सीधा सीधा कैसे करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और 9 मल्टीप्लाई बाय 20, ये रूल है। जब भी मल्टीप्लाई होगा वो स्ट्रेट मल्टीप्लाई होगा, है ना। जब भी मल्टीप्लाई होता है स्ट्रेट होता है, जैसे कि ऊपर का ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा स्ट्रेट। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता, सीधा होगा। तो क्या होता है देखो, हम लोग एक तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो अगर ऊपर वाले टर्म का कोई नंबर नीचे वाले टर्म के कोई नंबर से डिवाइड होता है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि देखो 5 1 5, 3 1 3, 3 3 9, तो यहाँ पे 3 से 9 को डिवाइड हो रहा था, इसीलिए 3 3 9 लिखा, ठीक है। तो ये 3 1 3, 3 3 9 हो गया, तो इसलिए 9 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे 3 आ गया, समझे। अब इस 5 से 20 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 1 5, 5 4 20, इसलिए 5 1 5 4 20। अब आंसर क्या आएगा देखो, 1 1 1 और 4 3 12, समझ में आया। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 1/12, ठीक है ना। और अगर मतलब क्या, थोड़े बहुत हमको टेबल पता होनी चाहिए। अगर टेबल पता है तो हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन से नंबर से डिवाइड होता है। बहुत आसान है, बड़े बड़े नंबर का हम लोग
जल्दी आंसर निकाल सकते हैं इस मेथड से। समझ में आ रहा है? और एक आधी एग्जांपल है तो देखते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हम लोग सीधा सीधा कर सकते हैं। देखो इस 2 से इस 2 को डिवाइड होता है, 2 1 2 और ये 3 1 3, दोनों भी जगह पे 1, तो इसका मतलब 1/1 इज 1, तो आंसर क्या आएगा इसका? 1 आएगा, है ना। मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है ना। तो ऐसे ही इसके मल्टीप्लिकेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हम डिवाइड कैसे करें। अब अगर मैंने एक एग्जांपल ले लिया, जैसे देखो कि यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 है ना। एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, तो ऐसा लिखते हैं 5 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 7/20, ठीक है। और यहाँ पे लिखता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाय 14, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि ये यहाँ पे सीधा सीधा करना है, तो सीधा सीधा करना है तो क्या होगा, ध्यान रखना डिवीजन कैसे होता है, मतलब कटता कैसे या फिर डिवाइड कैसे होगा। तो ध्यान रखना ऊपर का नंबर नीचे के नंबर को ही डिवाइड करेगा, नहीं तो साइड वाले का नंबर साइड वाले के साथ डिवाइड कर दोगे, वो गलत हो जाएगा। ये 5 इस 20 को कभी डिवाइड नहीं करता, ऊपर वाला 5 इस 20 को डिवाइड करेगा। यहाँ पे तो जरूरत भी नहीं है, 5 5 वैसे भी कट हो जाएगा, 5 1 5 5 1 5। अब क्या होगा, ये 10 डिवाइड करेगा 20 को, 10 1 10 10 2 20, है ना। ऊपर वाला टर्म नीचे वाले टर्म को डिवाइड कर रहा है, या फिर अगर नीचे वाला टर्म ऊपर वाले से छोटा है तो उल्टा भी हो सकता है। जैसे कि 7 1 7 7 2 14, है ना। ऊपर वाले टर्म ने मतलब छोटे टर्म ने बड़े टर्म को डिवाइड किया। कभी भी ध्यान देना, सीधे लाइन में डिवीजन नहीं होता, सीधे लाइन में मल्टीप्लिकेशन होता है, ऐसे एग्जांपल में। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलो अभी कैसे क्या होगा आंसर इसका। यहाँ पे तो सभी जगह पे 1 होगा, कट गए हैं। यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 2 2 2 4 1/4, है ना। इस मल्टीप्लिकेशन का आंसर हमको 1/4 आएगा। समझ में आया? ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन से इजी है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से इजी है। ये चीजें अगर पता नहीं होगी तो सिंप्लीफिकेशन है आगे फ्रैक्शन का, तो वो थोड़ा बड़ा होता है। तो ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। अगर ये पता है तो आगे में हम लोगों को सिंप्लीफिकेशन आएगा। अगर ये नहीं होगा पता या ये समझ में नहीं आया अच्छे से तो आगे का नहीं आएगा सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो समझा ये अच्छे से? ठीक है। चलो अभी हम लोग डिवीजन की बात करते हैं। जैसे कि एक आधी एग्जाम्पल है डिवीजन के लिए लेते हैं, तो क्या एग्जाम्पल लिखते हैं, 5/9 है, इसको डिवाइड कर रहे हैं फ्रैक्शन 4/7, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं तब एक एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे हमको करनी पड़ती है। क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, जो पहला टर्म है हमारा 5/9 उसको एज इट इज लिखेंगे। जो भी पहला टर्म है उसको, मतलब पहला फ्रैक्शन उसको एज इट इज लिखेंगे। फिर यहाँ पे डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। और जैसे ही हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे। रेसिप्रोकेट का मतलब होता है ये जो 7 है वो नीचे का ऊपर चला जाएगा, मतलब ऊपर 7 और नीचे 4, है ना। ऊपर 7 और नीचे 4, डिवीजन का मल्टीप्लाई किया, इसीलिए यहाँ पे हमको रेसिप्रोकेट भी करना पड़ा, ठीक है ना। चलो तो ये टर्म ध्यान में रखना। अब मल्टीप्लिकेशन का तो डिवीजन हमको वैसे भी अभी आता है, हमको पता है। तो देखो यहाँ पे, अब मुझे बताओ यहाँ पे कोई भी टर्म किसी भी टर्म को डिवाइड कर रही है क्या? नहीं, यहाँ पे कोई भी टर्म किसी भी टर्म को डिवाइड नहीं करती। मतलब ऊपर की टर्म नीचे वाले टर्म को डिवाइड नहीं करती, नीचे वाले टर्म ऊपर वाले की टर्म को डिवाइड नहीं कर रही है। मतलब 7 के टेबल में 9 नहीं आता, 4 के टेबल में 5 और 7 नहीं आता, है ना। तो क्या करें, ऐसे क्वेश्चन में सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, सीधा सीधा। जैसे कि 7 5 जा, है ना, 35, है ना, और 9 4 जा 36, है ना, 9 4 जा 36। तो हमारा आंसर आ गया 35/36। समझ में आया? तो ऐसे डिवीजन के एग्जांपल है। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन का इजी होता है। क्या होता है? इजी होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। चलो अभी फ्रैक्शन के टाइप्स है 3, वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं और देखते हैं कि 3 फ्रैक्शन के टाइप कौन से हैं और हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं। चलो 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो देखो 3 टाइप है फ्रैक्शन के। फ्रैक्शन के कितने होते हैं? 3 टाइप होते हैं, है ना। कौन से? इसके 3 टाइप होते हैं। पहला आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या आता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरा आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन,
मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है, इजी टर्म है ये। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा जो प्रॉपर रहता है उसमें हमेशा p बाई क्यू लिखेंगे, और ये जो p है वो हमेशा बड़ा रहेगा q से, है ना। क्या रहेगा, p बाई क्यू लिखेंगे ना जब भी ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर रहेगा ना, तो ऊपर वाला टर्म हमेशा नीचे वाले टर्म से बड़ा रहेगा। सॉरी गलत हो गया, तो हम p बाई क्यू लिखेंगे ना ऐसे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर में क्या रहता है, जब हम लोग p बाई क्यू लिखते हैं तो ऊपर वाला टर्म हमेशा छोटा रहता है। क्या रहता है, छोटा रहता है नीचे वाले टर्म के साथ, समझे। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, ऊपर वाला टर्म क्या रहेगा, छोटा, नीचे वाला टर्म डिनोमिनेटर क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। कैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे 3/4 है, तो इसमें ये जो 3 है वो छोटा है 4 से, छोटा, इसमें डिवीजन पॉसिबल नहीं होता। डिवीजन पॉसिबल होता है क्या, नहीं। दूसरा एक आधी एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 5/7 ले लेते हैं, तो इसमें 5 छोटा है, 5 छोटा है 7 से, समझ में आया। तो ऊपर वाला टर्म हमेशा छोटा रहेगा डिनोमिनेटर से, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, है ना। अब इम्प्रॉपर की बात करते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ये भी हम p बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं, ये भी p बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे ऊपर का टर्म हमेशा नीचे के टर्म से, डिनोमिनेटर से हमेशा बड़ा रहता है। क्या रहता है, बड़ा रहता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर का टर्म नीचे वाले टर्म से हमेशा बड़ा रहता है। जैसे कि यहाँ पे उल्टा करें, इस 4/3 है ना, तो इसमें ऊपर का टर्म नीचे वाले टर्म से क्या है, बड़ा है ना। 4 इज ग्रेटर देन 3, ऊपर वाला टर्म नीचे वाले टर्म से क्या है, बड़ा है ना, ठीक है, इसलिए वो इम्प्रॉपर होगा। वही एग्जांपल यहाँ का भी लेते हैं, 7/5 उल्टा कर दिया मैंने, तो ये 7 जो है वो क्या है, 5 से बड़ा है ना। तो ऊपर वाली टर्म अगर नीचे की टर्म से क्या है, बड़ा है, तो हम उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अब मिक्स फ्रैक्शन की बात आती है, तो ध्यान देना, मिक्स फ्रैक्शन में हम लोगों को क्या करना होता है, जो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिखते हैं, जैसे कि मैंने तुमको बताया था, यहाँ पे 4/3 अगर है, तो इस 4/3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 1 3, और यहाँ पे क्या आएगा 1। तो जो भी आंसर क्वेश्चन में आया उसको सामने लिखा जाता है, जो भी रिमाइंडर बचा उसको ऊपर लिखा जाता है, और जिससे डिवाइड किया था उसको नीचे। तो है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो टर्म है उसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। यहाँ पे एक कंप्लीट नंबर है, उसके बाद हमको फ्रैक्शन मिल रहा है, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। समझ में आया, ठीक है। और एक एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे है 7 का, तो हम क्या करेंगे, इसको 7/5 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। 5 1 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 7 - 5 = 2। तो यहाँ पे इसको कैसे लिखें, है ना, जो क्वेश्चन है उसको सामने लिखेंगे, उसका जो रिमाइंडर है उसको ऊपर लिखेंगे, और ये जो डिवाइड किया था 5 से, 5 नीचे लिखेंगे। तो ये हो गया 1/2/5, ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन इस टर्म का। तो ध्यान देना, कभी भी पूछ सकते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्स फ्रैक्शन करो, या फिर कभी कभी जब भी कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन या सिंप्लीफिकेशन का एग्जाम्पल होता है, तो उसमें कभी कभी ऑप्शन मिक्स फ्रैक्शन में होते हैं, तो हमको पूरी कैलकुलेशन करने के बाद उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आंसर चेक करना होता है। वो ऑप्शन में दिया होता है, और कभी कभी इम्प्रॉपर में भी दिया होता है, ठीक है। तो जैसे कंडीशन है उस ऑप्शन की, उसके हिसाब से हमको आंसर निकालना होता है, ठीक है। डाउट है यहाँ पे कोई, समझ में आया अच्छे से सबको, ओके। अब हम लोग देखते हैं कंपेयरिंग फ्रैक्शन। कंपेयरिंग फ्रैक्शन का मतलब होता है कि हम क्या करेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे फ्रैक्शन को। क्या करेंगे, कंपेयर, मतलब कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होता है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा होता है, वो हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो इसमें 2 रूल है ना, या 2 नियम है, देखो कैसे होता है। तो अगर पहला नियम है, अगर 2 फ्रैक्शन जैसे 9/11 है और यहाँ पे 5/11 है, अब तुमको पूछा जाए कि इन 2 फ्रैक्शन के बीच में बड़ा कौन सा फ्रैक्शन है और छोटा कौन सा फ्रैक्शन है, वो बताओ। तो ध्यान देना, पहले क्या नोटिस करना होता है, पहले नोटिस करना होता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाला कौन सा बड़ा नंबर है वो बताओ। ऊपर वाला नंबर 9 है ना, 5 से 9 बड़ा है, तो जो भी अगर डिनोमिनेटर सेम है और ऊपर में बड़ा नंबर 9 है, तो ये 9/11 ये फ्रैक्शन बड़ा होगा।
9/11 बड़ा होगा। तो कभी भी अगर डिनोमिनेटर कॉमन है तो ऊपर वाले नंबर चेक करो, ऊपर वाले में जो भी नंबर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन भी बड़ा होगा कंपैरिजन में। समझ में आया? ओके। अब नेक्स्ट दूसरा है कि अगर हमारे पास न्यूमरेटर इक्वल है, क्या है? न्यूमरेटर इक्वल है तो क्या करें, है ना? यहाँ पे देखो न्यूमरेटर इक्वल है, डिनोमिनेटर है क्या? नहीं। न्यूमरेटर इक्वल है तो क्या होगा? तो जस्ट उल्टा होता है इसका, है ना? क्या होता है कि अगर हमारे पास न्यूमरेटर इक्वल है तो नीचे चेक करना है डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर बड़ा दिख रहा है। तो यहाँ पे 9 छोटा दिख रहा है, 11 बड़ा दिख रहा है। जो नंबर छोटा दिखेगा वही फ्रैक्शन बड़ा होगा, वही फ्रैक्शन क्या होगा? बड़ा होगा। फिर से बता रहा हूं, देखो पार्थ, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है और ऊपर वाला नंबर बड़ा है तो जो बड़ा नंबर होता है वो हमारा बड़ा फ्रैक्शन होगा, बड़ा वाला फ्रैक्शन होगा, है ना? ग्रेटर फ्रैक्शन होगा। लेकिन अगर न्यूमरेटर सेम है, यहाँ पे 8 ऊपर में सेम है, तो अगर न्यूमरेटर सेम है तो नीचे दिए गए नंबरों में जो छोटा है उसका फ्रैक्शन बड़ा होगा। यहाँ पे 9 11 से छोटा है तो इसलिए ये वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा, ये वाला फ्रैक्शन ग्रेटर होगा, ठीक है ना? और ये जो साइन लगाया कंपेयरिंग साइन है, अगर दोनों भी इक्वल है तो इक्वल साइन लगाना है, दोनों भी इक्वल है तो इक्वल साइन लगाते हैं, ठीक है? जैसे कि अगर यहाँ पे कोई ऐसा एग्जांपल है 7/5 और 7/5, ये दोनों भी क्या है? दोनों भी 7/5 इक्वल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इक्वल आएगा। तो वैसे भी ये कंपेयरिंग में इक्वल टर्म पूछते नहीं है, डायरेक्ट पता हो जाता है। ये दोनों पूछ सकते हैं कि कंपेयर करो कि कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है, कौन सा छोटा फ्रैक्शन। समझ में आया? समझ में आया क्या? हाँ। अब एक चीज है कि जैसे कि यहाँ पे तो हमारे पास न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इक्वल है तो हम तो आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई दो टर्म या फिर कोई दो फ्रैक्शन अलग अलग दिए हुए हैं, ना वहां पे न्यूमरेटर इक्वल है ना वहां पे डिनोमिनेटर इक्वल है, तो क्या करें? तो भी तो आना चाहिए ना हमको सॉल्व करते हुए, तो क्या करें? तो यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 11/12, 12/13 और 13/14। तो ऐसे फ्रैक्शन में क्या होता है, ठीक है? देखो यहाँ पे एक सीरीज है, यहाँ पे क्या एक सीरीज है, उस सीरीज के हिसाब से हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं, लेकिन इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे क्या करना, ऐसे फ्रैक्शन के वक्त में या ऐसे कोई टर्म के वक्त में क्या करना, जो डिनोमिनेटर है ना उसका एलसीएम निकाल लेना, उसका क्या करना? एलसीएम निकाल लेना। और उनका एलसीएम निकालने के बाद हम लोगों को क्या करना होता है, ये एलसीएम लाना पड़ता है। जैसे हमने एडिशन में लाया था, एडिशन में डिनोमिनेटर सेम करे थे 12, वैसे यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है? देखो कैसे करें। तो यहाँ पे 12 है या 14 है और 13 है, तो मैं यहाँ पे इनका एलसीएम निकाल लेता हूँ पहले। तो क्या है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 14 है, ठीक है? 2 से डिवाइड होगा ये, 2 6 12, 13 को तो जाता नहीं, डिवीजन होता नहीं, और 2 7 14, ठीक है? अब यहाँ पे 2 से डिवाइड कर सकता हूँ मैं, 2 3 6, 13 को होता नहीं है, 7 को भी होता नहीं है। अब ये तीनों भी क्या है? प्राइम नंबर से, तीनों भी क्या है? प्राइम नंबर। इसका मतलब है इनको डिवीजन हो नहीं सकता आगे, ये यही नंबर आने वाले हैं अगर हम लोग करेंगे बारी बारी से। तो क्या करना, इन ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन और ये तीनों का भी मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे रहेगा। समझ में आया? तीनों का भी। अब ये सभी नंबर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एलसीएम मिलता है 2 2 4, है ना? यहाँ पे 7 3 21 और यहाँ पे 13। अब 4 1 4, 4 2 8, 81 84 और यहाँ पे 13। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 13 4 क्या होता है? 52, है ना? और यहाँ पे सॉरी 13 4 52, मैं लिखता हूँ 2 और यहाँ पे आ जाएगा 50, यहाँ पे 5 आ जाएगा कैरी, है ना? 5 आ जाएगा कैरी। अब क्या करेंगे, 13 8 से कितना होगा? 104, वेरी गुड, 104, और 104 में 5 प्लस करेंगे 109 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 109। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, हमको यहाँ पे मिला 1092, इनका एलसीएम मिला। अब एक बार ध्यान में रखो, ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, ध्यान देना यहाँ पे। देखो अगर मुझे इनका एलसीएम मतलब 1092 लाना है तो मैं 12 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा? देखो ध्यान से, 12 मल्टीप्लाई में मुझे ऐसा नंबर ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, जिसका 1092 आंसर आता है। तो कैसे करें, देखो यहाँ पे, तो 3 2 6, 3 2 6 होता है ना, और 6 2 12 होता है। तो ये तो पूरा बन गया मेरा 12, और 13 7 जा करना पड़ेगा तब जाके मुझे आ जाएगा एक नंबर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। तो यहाँ पे 13 7 जा कितना होगा? 13 7 जा 91,
हाँ 13 7 जा 91, तो यहाँ पे मुझे 91 लेना पड़ेगा। तो 12 91 जार 1092, ठीक है 1092। अब यहाँ पे अगर 91 से किया तो यहाँ पे भी ऊपर 91 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया है ना। अभी यहाँ पे बॉक्स कर लेते हैं और यहाँ पे 13 लिखते हैं। अब देखो 13 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 1092 आ रहा है। 13 को 84 से मल्टीप्लाई किया तो हमको हमारा 1092 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई बाय 84, ऊपर में भी मैं 84 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 84, ठीक है। यहाँ पे बॉक्स बना दो। अब यहाँ पे 14 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 1092 आता है। तो कैसे करेंगे यहाँ पे देखो क्या होता है। ये थोड़ा मिटा देता हूँ। यहाँ पे देखो 7 टू द 14 होता है, 7 टू द 14 होता है, तो 7 टू द 14 तो लिख लिया हमने, यहाँ पे 14 मिल रहा है। अब क्या है 13 3 जा ये 2 है ना, तो 13 3 जा 39, 39 टू जा 78 है ना, 39 टू जा 78, सो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 78। और यहाँ पे भी ऊपर में भी मैं यहाँ पे 13 है तो इसलिए यहाँ पे 78 लिख दूंगा। समझ में आया, 78 लिख दूंगा। अब क्या होगा, अब ये कैलकुलेशन जब करेंगे तब जाके हमारे पास क्या आएगा है ना, तब जाके हमारे पास नीचे में डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन ऑलरेडी है हमारे पास, और ऊपर में हमको अलग अलग वैल्यू मिलेंगी। फिर हम लोग फ्रैक्शन कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है वो निकाल सकते हैं। जैसे कि 11 वन 11 1 कैरी, 11 9 99 और 100, तो यहाँ पे 1001 और यहाँ पे आ जाएगा 1092। ये तो वैसे ही हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके रखा है, ठीक है। ऊपर देखो यहाँ पे 12 4 जा 48 है ना, यहाँ पे 8 लिखा 4 कैरी, और 12 8 जा 96 और 4 प्लस करेंगे 96 और 4 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 100। और नीचे में क्या है 1092 एज इट इज है, ठीक है। यहाँ पे फिर से बॉक्स चढ़ाएंगे, यहाँ पे लिख दो 1092 दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और ऊपर में क्या आएगा 78 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 13 के टेबल में देखते हैं सीधा सीधा। 13 8 जा हाँ 13 8 जा 104, तो 4 लिखेंगे 10 कैरी है ना, 10 कैरी, और 13 7 जा 91 में क्या 101 हो जाएगा, सो यहाँ पे 101। तो अब देखो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है, सबसे बड़ा नंबर आ रहा है 1014 है ना, ये छोटा। तो यहाँ पे देखो ये बड़ा नंबर है और ये भी बड़ा नंबर है ना, 8 बड़ा है 1 से, तो ये भी ग्रेटर है इससे ये ग्रेटर है, इसका मतलब ये नंबर इससे ग्रेटर। सबसे बड़ा नंबर कौन सा आएगा, ये वाला। तो अब फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे देखो, यहाँ पे हमारे फ्रैक्शन कैसे थे 11/12, फिर यहाँ पे 12/13 है ना, यहाँ पे 13/14। तो ये क्या था, अगर ये इसका जब हमने सेम किया तब ये बड़ा है, तो यहाँ पे इनके शुरू के नंबर में भी यही बड़ा रहेगा, तो यहाँ पे ग्रेटर देन साइन दे दिया। समझ में आ रहा है ये चीज, समझा है ना। तो एक काम करते हैं हम लोग, ये तो बड़े बड़े कैलकुलेशंस हो गए, ऐसे ही हम लोग कंपैरिजन के लिए और एक दो एग्जांपल देखते हैं जिससे हमको और क्लियरली पता चलेगा, ठीक है। चलो समझ में आ रहा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, जैसे हमने कंपैरिजन में कैलकुलेशन करके देखा कि 3 टर्म कैसे कंपेयर करेंगे और बड़ा नंबर कौन सा होता है, बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होता है। तो हम लोग अभी देखेंगे, कोई भी 2 नंबर ले लेते हैं रैंडमली है ना। यहाँ पे लिखता हूँ 7/4 है ना, नहीं प्रॉपर लेते हैं। यहाँ पे 4/7 लेंगे, और एक कंपेयर करना है हमको यहाँ पे 3/8, चलो 8 3/8 के साथ, ठीक। यहाँ पे कंपेरिजन करना है, तो सेम टर्म है, हमको क्या करना होगा, यहाँ पे इनका एलसीएम करना होगा। क्या होगा, एलसीएम। तो एलसीएम करने के लिए सिंपल है, क्या करना पड़ेगा 7 और 8। अब एक बात ध्यान में रखो, यहाँ पे हमको पता है कि 7 ये जो है प्राइम नंबर है, वैसे भी उसका फ्रैक्शन मतलब कोई ये नहीं निकलेगा, क्या कोई भी फैक्टराइजेशन होगा ही नहीं उसका, 7 ही लिखना पड़ेगा। और 8 की टेबल में 7 आता नहीं है, या 7 का कोई फैक्टर आता नहीं है, सो डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई किया तो चलता, लेकिन फिर भी ठीक है, अगर जाना है हमको इसके हिसाब से तो जा सकते। 7 को डिवाइड नहीं होता यहाँ पे 4 से डिवाइड, 4 आएगा, 2 4 8। 7 को नहीं होता 2 2 4 है ना, 2 से फिर से करेंगे 2 1 2, और ये 7 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और उनके प्राइम फैक्टराइजेशन का मल्टीप्लीकेशन भी सेम ही होता है एलसीएम में। तो यहाँ पे 2 2 2 और 7, 2 2 4, 7 2 14 है ना, 14 4 जा है ना 56, ठीक है। तो 56 आ गया। तो हमको अभी काम करना पड़ेगा कि 7 के कौन से टेबल में 56 आता है ना। तो 7 8 56, तो यहाँ पे 8 लिख दूंगा, यहाँ पे 8 लिखा इसलिए ऊपर में भी 8 लिखना पड़ेगा है ना।
और नीचे में 8 7 56 होता है, 8 7 होता है, इसीलिए ऊपर में भी क्या करना पड़ेगा, 7 ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको ये पता करने के लिए कि कौन सा नंबर है जो दोनों के भी टेबल में आता है, कौन सा नंबर है जो दोनों के भी टेबल में आता है, ये पता करने के लिए फैक्टराइजेशन करना होगा। समझ में आ रहा है, समझा क्या? ओके, अब यहाँ पे 8 4 जा 32, 7 8 जा 56, और यहाँ पे 7 8 जा 56 और 7 3 जा 21। अब बताओ कौन सा नंबर बड़ा है, 32। जब 32 बड़ा है तो ग्रेटर से, जब यहाँ पे ग्रेटर आ गया तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4/7 और यहाँ पे 3/8, तो ग्रेटर हो जाएगा 4/7। समझ में? तो ऐसे ही हमको कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो बस जो जितना बेसिक था इस लेसन में समझने लायक वो सभी मैंने बेसिक समझा दिया। ठीक है ना? अभी हमको हाँ ये है कि इसमें ये पूछते हैं कि ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है बताओ, तो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन के लिए ये टर्म लिखना है ना? और भी बोलते हैं कि डिसेंडिंग अरेंजमेंट करो, असेंडिंग अरेंजमेंट करो फ्रैक्शन का, कुछ फ्रैक्शन दिए रहेंगे 4-5, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, उसके हिसाब से डिसेंडिंग असेंडिंग अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो इसके जो भी क्वेश्चंस है ना, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल के हम लोग अगले लेक्चर में इसके क्वेश्चंस हम लोग देख लेंगे, जो आए हुए वो भी देखेंगे, आने आ सकते हैं वो भी देखेंगे और इलस्ट्रेटिव भी देखेंगे। ठीक है।